थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूहानी और निकिता जी कुछ देर तक निकिता जी के रूम में बात करते हैं। कुछ देर में वो बाहर आते हैं। रूहानी सबको एक नजर देख के वहां से निकल जाती है। आज उसने लहंगा चोली की बजाय स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो कहर ढा रही थी। चैप्टर 46 आरव की अकड़ रूहानी का स्वाभिमान। रूहानी देखो के लिए निकल जाती है। जाने से पहले निकिता जी उससे कुछ बात करती है। रूहानी सबको एक नजर देख के निकल जाती है। जिया जो कि रूहानी के जाने से नाराज थी वो उससे आखिरी बार मिलने भी नहीं आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वजह यह भी थी कि अगर वो रूहानी के सामने गई तो रूहानी कमजोर पड़ जाएगी और इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ सकती क्योंकि 2 जिंदगियों का सवाल था। रूहानी कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाती है। वो एयरपोर्ट से बाहर आती है और खुद के लिए कैब बुक करके आरव के ऑफिस के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ आरव के ऑफिस का ही एड्रेस था। रूहानी काफी जल्दी ही आरव के ऑफिस पहुंच चुकी थी। उस वक्त वहां सिर्फ गार्ड्स थे और कोई भी नहीं। रूहानी अंदर तो जा नहीं सकती थी इसलिए बाहर ही वेट करने लगती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो कोई नहीं समझ सकता था। वही आरव अपने विला में एक्सरसाइज करके अपने रूम में आता है। वो जल्दी से शावर लेके रेडी हो जाता है और डाइनिंग एरिया में आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। चिराग भी रेडी होके आ चुका था। सर्वेंट आके दोनों को नाश्ता सर्व करते हैं। कुछ देर में नाश्ता हो जाता है और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रूहानी ऑफिस का टाइम होने पे गार्ड से अंदर जाने को बोलती है, लेकिन गार्ड्स बिना आईडी कार्ड के उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। रूहानी काफी देर तक उनसे बहस करती रहती है, लेकिन गार्ड्स तो टस से मस भी नहीं होते। तभी गार्ड्स अचानक रूहानी को पीछे धकेल देते हैं और बोलते हैं हटो सामने से पागल लड़की, बॉस आ चुके हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी भी नौकरी पे बात आ जाएगी और तुम्हारा क्या होगा इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। गार्ड्स तो उसे जाने को बोल चुके थे, लेकिन रूहानी हिम्मत नहीं हार सकती थी। आरव की कारों का काफिला अंदर जाने लगता है। उसके गार्ड्स की गाड़ियां अंदर जा चुकी थी और उसकी कार जैसे ही अंदर जाने लगती है ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा देता है, क्योंकि रूहानी गार्ड्स को बेहोश करके उसकी कार के सामने आ जाती है। अब मैडम बहुत टैलेंटेड है तो कहीं तो एक्सपेरिमेंट करना ही था। उसने मारा गार्ड्स की गर्दन पे और हो गए वो बेहोश और मैडम पहुंच गई कार के सामने। अचानक कार के रुकने से आरव जो कि लैपटॉप पे काम कर रहा था उसका लैपटॉप गिर जाता है। वो खा जाने वाली नजरों से ड्राइवर को घूरते हुए दांत पिसते हुए बोलता है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या फिर अपनी आंखों को घर पे ही छोड़ के आए हो इडियट। कार चलाना नहीं आता तो चला क्यों रहे हो। फिर चिराग को ऑर्डर देते हुए इसे आज के आज रफा दफा करो और ध्यान रहे ये फिर कहीं काम ना कर पाए। आरव की बात सुन के ड्राइवर बेचारा रोने लगता है और रोते हुए बोलता है सर वो सामने एक लड़की आ गई इसलिए मुझे ऐसे ब्रेक लगाने पड़े, मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। लड़की शब्द सुन के आरव गुस्से से बाहर निकलता है। कार के सामने रूहानी गिरी हुई थी। गिरने से उसके हाथों में भी चोट लग गई थी। वो अपने हाथों को देखते हुए उठती है। उसकी पीठ आरव की तरफ थी। आरव गुस्से से उसके पीछे खड़े होकर बोलता है तुम्हें मरने का इतना शौक चढ़ा है तो कहीं और जाके मारो ना। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पैसे ऐंठने के लिए ये नया तरीका निकाला है। मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। खुद तो कुछ करना नहीं होता और दूसरों से पैसे निकलवाने के लिए ये ट्रिक्स यूज करते हो। आरव रूहानी को सुनाए जा रहा था और रूहानी का प्रेशर हाई हो चुका था। उसे आरव की बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है और अपने लाल चेहरे के साथ उसकी ओर पलट जाती है। रूहानी को अपने सामने देख आरव तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। वो बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहा था। रूहानी उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है मिस्टर डॉक्टर आप खुद को समझते क्या है, 4 पैसे क्या कमा लिए आप तो खुद को देश का प्राइम मिनिस्टर समझने लग गए। लेकिन एक बात जान लीजिए लायक तो आप चपरासी बनने के भी नहीं है और अपनी इस बुलेट ट्रेन जैसी जुबान को लगाम लगा दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं आपके इस मुंह को परमानेंट बंद कर दूं। मुझ में तो दिमाग नहीं है, मैं तो पैसे कमाने के लिए इतनी ट्रिक्स यूज कर रही हूँ। आप भी तो अपना ये गटर जैसा दिमाग बेच के ही पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के भी आप कौन सा आइंस्टीन बन गए, करते तो अभी भी काव काव ही है। रूहानी की बातें आरव के गुस्से में घी डाल रही थी। वो रूहानी का हाथ पकड़ के उसकी कमर से लगा देता है और खुद के पास लाके बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आरव ओबरॉय से ऐसे बात करो। आज तक किसी की नजरें मिलने की हिम्मत नहीं हुई और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे। रूहानी उसे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आरव की पकड़ उस पे कसते ही जा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है मिस्टर आरव ओबरॉय लोग डरते होंगे आपसे, लेकिन रूहानी नहीं। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये लोग आपसे आपके पैसे की वजह से डरते हैं, लेकिन मुझे आपके पैसे से और ना ही आपसे कोई लेना देना है। आप अगर अपने सारे पैसे भी लगा देंगे तो भी इस रूहानी को नहीं झुका पाएंगे।
आरव रूहानी के बालों को एक हाथ से कस के पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए बोलता है, तुम्हारी अकड़ निकालने में तो मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं तुम जैसी लड़की को अपने मुंह भी नहीं लगाना चाहता। तुम में ऐसी कोई बात नहीं जो मैं यानी कि द ग्रेट आरव सिंघानिया तुम पे अपना वक्त जाया करूं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की, या फिर तुम्हारे उस सो कॉल्ड मालिक में कोई कसर छोड़ दी थी मुझसे बदतमीजी करने में जो उसकी कसर पूरी करने आए हो। रूहानी की आंखें आरव की बात सुन के पनीली हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू बाहर नहीं आने देती और बोलती है, मिस्टर आरव ओबरॉय कोई ऐसा इंसान नहीं बना आज तक जो रूहानी को तोड़ सके, तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए। और रही बात यहाँ आने की, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। आरव उसकी बात सुन के रूहानी को छोड़ देता है और बोलता है, तुम जैसी लड़की से बात करने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इतना बोल के वो अंदर जाने लगता है, तो रूहानी उसे रोकते हुए बोलती है, रुकिए मिस्टर ओबरॉय, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपके पास वक्त नहीं है, तो जब आप बोलेंगे हम तब बात करेंगे। मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, प्लीज मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आरव रूहानी की बात सुन के पीछे पलट के बोलता है, तो यही करती रहो इंतजार, मैं देखता हूँ कब तक यही रहती हो, 10 मिनट में तुम्हारी ये सारी अकड़ टूट जाएगी। आरव रूहानी को सुना के जा चुका था और रूहानी उसकी बात को सुन के वही रुक जाती है। बिना उसे लिए वो वैसे भी वापस नहीं जा सकती थी, उसके पास अब इंतजार के अलावा और कुछ नहीं था। वो ऑफिस के गेट पे ही खड़ी रहती है, आने जाने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देखते रहते हैं, लेकिन इन सब से रूहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप वही खड़ी रहती है। आरव अपने ऑफिस में जाके चिराग को रूहानी की डिटेल्स निकालने को बोलता है। चिराग की मन ही मन खुश हुए जा रहा था, वो अपने मन में बोलता है, गणपति जी मैं आज ही आपको पूरे 11 किलो मोदक खिलाऊंगा, कोई तो है इस दुनिया में जो इस जल्लाद से पंगा ले सकती है। क्या बोलती बंद की है इसकी। चिराग जल्दी से वहां से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। आरव ऑफिस के एंट्रेंस पे लगे सीसीटीवी से रूहानी को देखता रहता है, वो अब भी वही खड़ी थी। कुछ देर के बाद चिराग रूहानी की इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हो जाता है। वो चुपचाप आरव के सामने खड़ा हो जाता है। आरव उसको चुप देख के बोलता है, बेवकूफ अब क्या मुहूर्त निकलवाओ तुम्हारे बोलने के लिए, या ढोल वालों को बुलवाओ। चिराग उसकी बात सुन के जेब जाता है और रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू करता है, सर मैडम का नाम रूहानी है, ये तो आप जानते हो। इनके जन्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जब से पैदा हुई है कपूर हवेली में ही है, सर्वेंट की तरह काम करती है। उम्र है 22 साल, इसी साल MBA टॉप किया है उन्होंने। कॉलेज में सब लड़कों का क्रश रही है मैडम, लेकिन मजाल है जो इन्होंने किसी को भाव दिया हो तो। बस इनके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चला, और सब चीज तो नॉर्मल ही है। चिराग अपनी बात बोल के खत्म करता है। आरव उसे जाने का इशारा करता है। चिराग बेचारा तो कटी पतंग की तरह वहां से फुर हो जाता है, लेकिन आरव के फेस पे एक छोटी सी स्माइल दे जाती है, जो इतनी छोटी थी कि खुद स्माइल ही कंफ्यूज हो जाए, मैं आओ की जाओ। कुछ देर बाद आरव की कोई मीटिंग होती है और वो उसमें बिजी हो जाता है, लेकिन रूहानी को देखने के बाद ही मीटिंग रोकने जाता है। रूहानी को गेट पे खड़ा करके आरव अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। बेचारी रूहानी आरव को कोसते रह जाती है। वो गुस्से से दांत चबाते हुए बोली, ये लंबी खुद को समझता क्या है, मेरी जैसी क्यूट इनोसेंट लड़की को चौकीदार बना दिया। एक बार मेरा काम हो जाए फिर तो इस एफिल टावर की हड्डियां मैंने अपनी इन्हीं छोटे छोटे हाथों से ना तोड़ी तो मेरा भी नाम रूहानी नहीं। फरमान तो ऐसे सुना के गए हैं लाट साहब जैसे पूरा इंडिया इनका है। अगर कुश्ती के अखाड़े में गिरा के इसको अपनी धनों पे इसको सैर ना करवाई तो ये भी क्या याद रखेंगे। जब देखो तब सबको ऑर्डर देता रहता है। एक दिन इसके ऑर्डर के गुब्बारे में उसको बैठा के रेलवे लाइन पे रख दूंगी। मुझे इतनी देर से यहाँ खड़ा कर रखा है। अरे थोड़ा तो सोचे, इतनी धूप में अगर मेरा रंग काल हो गया तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अगर मेरी शादी ना हुई तो तुम भी कुंवारे ही मारोगे, श्राप है मेरा यानी रूहानी का। आरव जो कि अपनी मीटिंग के बाद रूहानी को सीसीटीवी से देख रहा था, उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि हमारी रूहानी मैडम लिपसिंग कर रही थी। भले ही आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके जल्लाद जिनको लिपसिंग समझना आता था, और रूहानी ने जो अब तक उसकी तारीफ की थी वो सब उसको एक एक वर्ड समझ आ चुकी थी। अब पता नहीं ये डायनासोर उसके साथ क्या ही करेगा। रूहानी को उस एक जगह खड़े खड़े सुबह से रात हो चुकी थी। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। रूहानी इतनी धूप में बिना खाए खड़ी थी तो उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाले खड़ी थी वो। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे चक्कर आ रहे थे। आरव भी उसको यूं देखे जा रहा था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आता। वो अब भी इतना ही कठोर था। रात को वो चिराग को गाड़ी निकालने को बोलता है घर जाने के लिए। चिराग भी उसके ऑर्डर्स फॉलो करने चला जाता है। आरव कार में आके बैठ जाता है। चिराग भी आगे वाली सीट पे बैठ जाता है और उसकी कारों का काफिला बाहर आने को चल पड़ता है।
लेकिन मैं गेट से एक भी कार बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हमारी प्यारी दुलारी रूहानी जी बेहोश हो चुकी थी। कारों को रुका देख आरव फिर से ड्राइवर पे बरसने को होता है कि उससे पहले ही एक गार्ड उनकी कार के पास आके बोलता है, सर वो मैडम जो सुबह से बाहर खड़ी थी वो बेहोश हो चुकी है। आरव अपने मन में बोला, लगता है पूरे खानदान ने PhD कर रखी है नौटंकी करने में, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के वो गुस्से से दंदनाते हुए कार से बाहर आता है। रूहानी मेन गेट के सामने बेहोश पड़ी थी। उसको एक नजर देख के आरव बोला, इसको उठा के डिग्गी में डाल दो, क्योंकि उसे लगा कि रूहानी नौटंकी कर रही है और डिग्गी का नाम सुन के उठ जाएगी। लेकिन रूहानी तब भी नहीं उठती। गार्ड्स आगे जाके रूहानी को उठाने को होते हैं कि आरव के मन में पता नहीं क्या आता है। वो खुद आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कार की तरफ चल देता है। बेचारा चिराग को तो वही हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन वो गार्ड्स के चलने की आवाज से होश में आता है और आरव के पीछे भागता है। आरव रूहानी को लेके कार में बैठ जाता है और उनकी कार विला के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर में सब लोग विला पहुंच जाते हैं। आरव रूहानी को घर से बाहर लाता है और गेस्ट रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में वो अपने रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाके रूहानी के मुंह में थर्मोमीटर डाल के उसे चेक करने लगता है, क्योंकि रूहानी की बॉडी बुरी तरह से जल रही थी। आरव रूहानी को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। वो वहां से जाने को होता है कि उसकी नजर रूहानी के जले हुए हाथ पे पड़ती है। वो उसके हाथ को चेक करता है। उसके हाथ की कंडीशन काफी खराब लग रही थी, मानो उसने अपने हाथ का ख्याल ही ना रखा हो। वो उसके हाथ की ड्रेसिंग कर देता है और रूम से चला जाता है। तभी एक सर्वेंट वहां रूहानी के लगेज के साथ आता है और आरव से उसके बारे में पूछता है। आरव लगेज को गेस्ट रूम में रखने को बोल देता है। सर्वेंट लगेज को रख देता है और आरव के लिए दिन लगा के वो भी चला जाता है। क्योंकि आरव को प्राइवेसी पसंद थी, इसलिए सबको आरव के आते ही बाहर जाना होता था। आरव भी अपने रूम में जाके शावर लेता है और फिर आके डिनर करता है। डिनर के बाद वो फिर से रूहानी को चेक करने जाता है। रूहानी के रूम में जब वो जाता है तो रूहानी का फोन रिंग कर रहा था। रूहानी अभी भी बेहोश ही थी। आरव उसका फोन देखता है तो उसपे निकिता जी का नाम फ्लैश हो रहा था। आरव कॉल को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे ऐसे रूहानी का फोन अटेंड करना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर तक फोन को इग्नोर नहीं कर पाता क्योंकि उसपे बार बार कॉल आ रहा था। वो कॉल अटेंड करके जैसे ही कुछ बोलने को होता है, सामने से निकिता जी की आवाज आती है, जो बोल रही थी, दिल्ली जाके तुम्हारे जायदा पर निकल आए है क्या, या फिर तुम ये भूल गई हो कि तुम हो कौन। अगर भूल गई हो तो अपने उस जले हुए हाथ को देख लेना, सब याद आ जाएगा। ये भी कि तुम कौन हो और ये भी कि तुम्हारी पहचान क्या है। पर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ये पहचान किसी के सामने ना आए तो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है वो पूरा करो। जल्दी से जोली आरव ओबरॉय को राजस्थान लेके आओ और हुकुमसा को ठीक करवाओ। निकिता जी इतना बोल के कॉल कट कर देती है, लेकिन आरव तो अपनी ही किसी सोच में गुम हो जाता है। आरव अपने स्टडी रूम में जाके काम करने लगता है। चिराग अपने घर जा चुका था। रात को काफी लेट वो फिर से रूहानी को चेक करने को आता है, लेकिन रूहानी का फेवर तो अभी भी कम नहीं हुआ था। रूहानी का फेवर कम ना होता देख आरव उसके लिए ठंडा पानी काटा है और एक कपड़ा लाके उसके सिर पे रखने लगता है। आरव काफी देर रात तक उसके सिर पे पानी की पटिया रखता रहता है और इस बीच उसे ना जाने का भी नींद आ जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। सुबह रूहानी की नींद खिड़की से आती धूप से खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा फील होता है। वो नजरें घुमा के देखती है और जोर से चीख देती है। उसकी चीख सुन के आरव जो उसको जकड़े सो रहा था वो उठ जाता है और रूहानी को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगता है। रूहानी अपनी घबराए आंखों से उसे देखती है और उसे खुद से दूर धक्का देने लगती है, लेकिन आरव जैसे पहाड़ को हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। रूहानी के खुद से दूर करने पे आरव को गुस्सा आ जाता है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर कर देता है और खुद उसके ऊपर आके बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का मारने की कोशिश की। रूहानी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, धक्का ना मारूं तो और क्या, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। एक तो सांप की तरह मुझसे लिपटे हुए हो, ऊपर से मुझे ही तेवर दिखा रहे हो। सूरपंखा जैसी हाइट ले रखी है, मुझ जैसा नाजुक इंसान डरे नहीं तो क्या तुम्हें राजगद्दी पे बिठाए, और तुम कर क्या रहे हो मेरे पास, और मैं हूँ कहा। आरव रूहानी को एकटक देखे जा रहा था। उसकी नजर उसकी बातों पे ना होके उसके हिलते होठों पे थी। वो अपना कंट्रोल खो रहा था और नीचे से हार्ड हो रहा था। वो रूहानी के हिलने डुलने से होश में आता है और एकदम से उठ के अपने रूम में चला जाता है। रूहानी भी अपने ख्यालों को झटक के उठ जाती है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो आरव के घर पे है। उसे वही रूम में अपना लगेज दिखाई देता है और वो फ्रेश होने की सोचती है। वो जल्दी से अपने कपड़े लेके बाथरूम में घुस जाती है क्योंकि उसे आरव से बात करनी थी ऑफिस जाने से पहले। वो जल्दी से रेडी होके बाहर आती है तो उसे आरव दिखाई नहीं देता। वो सर्वेंट से पूछती है तो वो उसे आरव के जिम में होने का बताता है।
रूहानी किचन में चली जाती है और हेल्प करने को बोलती है। सर्वेंट मना करते हैं लेकिन रूहानी इन सबको बाहर कर देती है। वो खुद नाश्ता रेडी करती है और डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। सर्वेंट बेचारे डर से कांप रहे थे क्योंकि आरव ये सब नहीं खाता था। वो तो बॉडी बनाने वाला घास फूस चढ़ने वाला इंसान था। आरव रेडी होके आता है तो उस टाइम रूहानी किचन में थी। आरव नाश्ता सर्व करने को बोलता है। बेचारे सारे सर्वेंट डर से पसीने पसीने हो रहे थे। आरव सबको एक नजर देखता है लेकिन तब तक रूहानी बाहर आके उसको नाश्ता सर्व कर देती है। नाश्ते को देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो एकदम से उठता है और रूहानी की कमर को पकड़ के किचन की दीवार से लगा देता है। रूहानी की सांसें अटक जाती है। सारे सर्वेंट वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आरव उसकी कमर को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए नाश्ता बनाने की, और ये इतना ऑयली खाना तुम जैसे लोग खाते हैं। दोबारा अगर तुमने मेरे लिए खाना बनाने की हिम्मत की तो उसी स्टोव पे बैठा के तुम्हें स्वाहा कर दूंगा। आरव इतना बोल के उसे छोड़ देता है। रूहानी खुद को शांत करती है और आरव के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोली, मिस्टर अब्दू घमरी सरियल इंसान, एक तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, ऊपर से तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, और हिम्मत की बात तो तुम करो ही मत, वो तो मुझ में कूट कूट के भरी हुई है। और आखिरी बात ये कि तुम इस लायक ही नहीं कि तुम्हें मेरे हाथों का टेस्टी खाना खाने को मिले। तुम अपनी वही उबली हुई घास खाओ क्योंकि तुम उसी के लायक हो। आरव रूहानी को कुछ बोलने को होता है कि आरव का फोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करता है और घर से बाहर निकल जाता है। रूहानी उसके एटीट्यूड का फ्रेंच फ्राई बना के नाश्ता करने लग जाती है। चैप्टर 47 रूहानी की नौटंकी। आरव रूहानी को अपने विला में छोड़ के ही अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। रूहानी उससे बार करके आज ही उसे राजस्थान ले जाना चाहती थी, लेकिन आरव से जाने की बात तो दूर, उन दोनों की तो नॉर्मल बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी दोनों मिलते थे लड़ते ही रहते थे। ऐसा लगता है दोनों ही अपने अंदर की आग को शांत करना चाहते हैं। रूहानी नाश्ता कर लेती है और आरव से बात करने के लिए उसी ऑफिस जाने का सोचती है। वो सर्वेंट से पूछ के उसके लिए लंच बनाने की सोचती है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि आरव उसकी वजह से बिना ब्रेकफास्ट लिए ही ऑफिस चला गया था। इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए लंच बनाने की सोचती है। वो सर्वेंट से पूछती है कि उनके बॉस को क्या खाना पसंद है। सर्वेंट उन्हें बताते हैं, मैडम सर सिर्फ इटालियन फूड खाना ही पसंद करते हैं। इटालियन का नाम सुन के ही रूहानी की बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ खाना बनाना आता था, ना कि उसको मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड नाम देना आता था। फिर भी हमारी रूहानी मैडम को सॉरी बोलना ही था, इसलिए इस वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे यूजफुल गूगल बाबा को मदद के लिए पुकारती है। जल्दी से सारे इटालियन फूड के नाम देखती है और फिर यूट्यूब की हेल्प से उन्हें बनाने लग जाती है। कुछ 2-3 घंटों में उसकी मेहनत रंग लाती है और सारा खाना बन के रेडी हो जाती है। खाना बनाते बनाते उसकी हालत खस्ता हाल हो जाती है। वो रूहानी से रूह बाबा बन चुकी थी। रूहानी अपने कमरे में जाती है और शावर लेके एक सी ग्रीन कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहन ली। उसने अपने बालों को खुला छोड़ था। कानों में छोटे छोटे झुमके उसको और भी हसीन बना रहे थे। साड़ी से झकती उसको पतली कमर किसी को भी अपना कंट्रोल खोने पे मजबूर कर दे। रूहानी जल्दी से रेडी होके लंच लेके घर से बाहर जाने लगती है। तभी ड्राइवर उसको रोकते हुए बोलता है, मैडम आपको अगर कहीं जाना है तो हमें बता दीजिए, हम आपको लेके चलते हैं। रूहानी प्यार से उनको जवाब देते हुए बोलती है, नहीं काका आप परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे। रूहानी इतना बोल के वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में वो आरव के ऑफिस के बाहर था। गार्ड्स उसको देख के अपना सिर पीट लेते हैं और ऊपर देख के बोलते हैं, हे भगवान ये मुसीबत फिर से आ गई। कल तो किसी तरह आपने हमें हमारे दरिंदे बॉस से बचा लिया था, लेकिन आज कौन बचाएगा। गार्ड्स रूहानी को वहीं रोक लेते हैं। रूहानी को पता था कि ये लोग उसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे, कोई तो तिगड़म लगाना ही पड़ेगा। वो बेचारी सी शकल बना के बोलती है, देखो गार्ड भैया, हम जानते हैं कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उस बिगल नवाबजादे ने आपको मुझे अंदर भेजने से मना किया है, लेकिन गार्ड भैया मुझ दुखियारी की एक बात सुन लीजिए प्लीज। बहुत पुरानी बात है, एक बार आपके ये नवाब साहब हमारे गांव में आए थे घूमने, और उस दिन हमारी फूटी किस्मत की इनकी फटफटी हो गई खराब और हमने इनको अपने घर में रुकने को थोड़ी जगह दे दी। वैसे तो हम बहुत समझदार हैं, लेकिन उस दिन उसी पॉइंट पे हम गलती कर बैठे। फिर थोड़ा रोते हुए हमने तो उन चतुर बुद्धिमान लंबू इंसान को सिर्फ रहने को जगह दी थी। लेकिन अब हम आपको क्या बताए गार्ड साहब, और किस मुंह से बताए, मैं जवान लड़की, वो जवान लड़के, ऊपर से रात काली और कड़ाके की सर्दी। बस फिर क्या था, वो मुझे देख के कंट्रोल नहीं कर पाए और मैं भी चुपचाप उनके दिए हुए उस प्यारे से दर्द को सहती रही। उसके बाद तो ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि वो हमारे गांव में रहे। फिर थोड़ा शर्माते हुए, अब आपको और क्या क्या बताए गार्ड भैया, वो इतनी मेहनत करते थे कि उनका लला हमारे पेट में हिलोरे मारने लगा। पर जब हमको ये खुशखबरी मिली तब तो वो पहुंच गवा विदेशवा।
फिर एक दिन हमको खबर मिली उनके यहाँ दिल्ली में होने की और हम चले आए उनको उनकी औलाद सौंपने। लेकिन लगता है हमसे कोनो गलती हुई गवाह, और वो मुंह फुलाए गए। बस यही वास्ते हम उनको मनावे चाहवे। गार्ड्स भैया आप हमारी बात समझ रहे हो ना? रूहानी की बात सुन के गार्ड्स को भी रोना आ गया था। वो दहाड़े मार मार के रोने लगे। उनका रोना देख के तो रूहानी को हार्ट अटैक आ गया। रूहानी अपनी एक्टिंग चालू रखते हुए बोली, तो भैया अब हम अंदर जा सकते हैं ना हमारे सजनवा को मनाने के लिए? गार्ड्स उसकी बात सुन के पर्सनली उसको अंदर छोड़ने के लिए जाते हैं और वापस आने से पहले बोले, बेटा मुन्ना जब दुनिया में आ जाए तो उसको हमारा आशीर्वाद जरूरी देना। रूहानी हमें अपनी छोटी सी गार्डन हिला देती है। गार्ड्स अपनी जगह पे चले जाते हैं। रूहानी अंदर तो आ गई थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आरव का केबिन है कौन सा। अब उसको रिसेप्शन पे बैठी लड़की से भिड़ना था। वो जानती थी जितना आसान गार्ड से बचना था उतना आसान इस मैडम से बचना नहीं होगा। इसलिए वो अपने रूहानी अवतार में आते हुए उस लड़की से बोलती है, हेलो मिस, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपके सीईओ का केबिन कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। रूहानी की बात सुन के वो लड़की रूहानी को ऊपर से लेके नीचे तक घूरती है और बोलती है, तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है। रूहानी फिर से उसी टोन में जवाब देती है, मिस अपॉइंटमेंट की जरूरत आपको पड़ती होगी क्योंकि आपके बॉस की हर अपॉइंटमेंट मुझसे ही शुरू और मुझ पे ही खत्म होती है क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। रूहानी के कॉन्फिडेंस को देख के उस लड़की को यकीन हो जाता है कि शायद वो सच बोल रही है, इसलिए तो गार्ड्स इसको पर्सनली छोड़ने आए हैं। वो लड़की थोड़ा डर जाती है क्योंकि अगर ये सच होता है कि रूहानी उसकी लेडी बॉस हुई। वो जल्दी से उसको आरव के केबिन में ले जाने लगती है। रूहानी खुद को शाबाशी देते हुए बोलती है, वाह वाह रूहानी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अब बस नवाब साहब को और इम्प्रेस कर दे अपनी इस गजब की धांसू एक्टिंग से, फिर तो सलमान खान की मूवी में मैं की तू ही है। अचानक उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है और वो अपने मन में सोचते हैं, उस जल्लाद जिनका माथा तो मुझे देखते ही ठनक जाता है और ये फुलझड़ी अगर मुझे छोड़ने गई तो वो तो इसके सामने ही बरस पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इतनी एक्टिंग से जो थोड़ी बहुत इज्जत बनाई है उस पे तो पोछा लग जाएगा। मेरी तो गंभीर बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। रूहानी उस लड़की को रोकते हुए होती है, मिस आप चली जाए, अब मैं चली जाऊंगी। अगर आपके डलहौजी बॉस ने आपको यहाँ टाइम पास करते देख लिया तो कहीं आपको ऑटोमन वेकेशन पे ना भेज दे। रूहानी की बात उस लड़की को सो आना सच्ची लगती है तो वो मैडम खिसकने में ही भलाई समझती है और रॉकेट की तरह उड़ जाती है। रूहानी उसके जाते ही बटरफ्लाई की तरह उड़ने लगती है, लेकिन उसको क्या पता उसका से जल्लाद जिन तीर भाले कमान लेके उसको सूरज देवता के पास भेजने वाला है, क्योंकि आरव ने ऑफिस आने से पहले ही सर्वेंट को रूहानी की खबर देने को बोल दिया था। तो वो जैसे ही विला से नीली आरव के गार्ड्स उसे फॉलो कर राज थे और आरव ये सब अपने लैपटॉप में बैठा देख रहा था। रूहानी ने ऑफिस के में गेट से उसके केबिन तो जो रायता फैलाया था उसको उसकी सारी खबर थी और अब तो उसे रायते के नाम से ही एलर्जी हो गई थी। गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। वो गुस्से से दिवाली का चलता फिरता सुतली बॉम्ब बन गया था जो रूहानी पे फूटने को तैयार था। उसने रूहानी की सारी हरकतें नोटिस की थी, वो भी सुभाष चंद्र बोस वाला चश्मा लगा के, और साथ ही सारी बातें भी सुनी थी जेम्स बॉन्ड वाले कान लगा के। आरव का खून तो गरम तवे पे नाचने वाले अंडे की तरह उबाल रहा था। बस एक बार रूहानी उसके सामने आए और वो उसे उठा के ज्वालामुखी में फेंक दे और उसको जलते देख उसी कलेजे को ठंडक मिले। रूहानी डोर नॉक करती है और बेचारा चिराग जो आरव के साथ केबिन में ही था उसकी हार्ट बीट गंडासे की तरह चल पड़ा। वो एक बार डोर को देखता तो एक बार अपने पास बैठे नरक के ब्रह्मकासा को। उस दिल चीख चीख के रूहानी को बोल रहा था, ऐसी गलती मत करो रूहानी, ये ट्रैप है तुम्हें फंसाने को। बस एक गलती और तुम इस जल्लाद के हाथों मारी जाओगी, ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। बस एक गलती और तुम स्वाहा। लेकिन आरव तब तक अपने एरोगेंट आवाज में उसे कम इन बोल चुका था। रूहानी थोड़ा झाँक के अंदर देखती है और बत्ती सी दिखाते हुए अंदर आती है। वो आके आरव के सामने खड़ी हो जाती है और टिफिन बॉक्स को टेबल पे रख देती है। वो आरव को ऊपर से नीचे तक देखती रहती है जो कि उसे निगलने वाली नजरों से देख रहा था। रूहानी उसको देखते हुए अपने मन में बोल रही थी, राम जी ये गुलाब जामुन क्यों बना बैठा है, वो भी काले वाला, मानो किसी ने उसे चाशनी में ना डूबो के गटर के पानी में डुबो दिया हो। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको भैंस खोल दी हो और इसको दूध ना मिला हो। रूहानी आरव के लिए नाश्ता रेडी करके उसके ऑफिस आती है क्योंकि वो उसे सॉरी बोलना चाहती थी और साथ ही उसे आरव से बात भी करनी थी। लेकिन आरव के केबिन तक आने में उसने जो कांड किया वो सब आरव ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, और साथ ही चिराग ने भी। चिराग तो उसके लिए मन ही मन दुआ कर रहा था कि उसे भगवान इस धरती से ही गायब कर दो, वरना उस फूलसी नाजुक बच्ची का ये जल्लाद क्या ही हाल करेगा। लेकिन भगवान उसकी सुनने के मूड में नहीं थे। भोले बाबा बोल रहे थे, तू बहुत भोला है रे। रूहानी ने नरक का दरवाजा खुलका दिया था और नरक के देवता ने उसे अंदर आने की परमिशन भी दे दी थी। वो प्रवेश कर चुकी थी।
वो अंदर आती है और भोलू की बहन भोली बनके उसके सामने खड़ी हो जाती है। चिराग किसी का मर्डर होते नहीं देख सकता था, इसलिए पहले ही वहां से निकल चुका था। रूहानी आरव को देख के सोच रही थी, आखिर ये तुर्रम खां मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने इसकी गर्लफ्रेंड से इसका डाइवोर्स करवा दिया हो। आज तो मैंने कोई काम नहीं किया और इससे तो मैं मिल ही अभी रही हूँ। नाराज तो मुझे इससे होना चाहिए क्योंकि इसने मुझे सुबह मारने की कोशिश की थी, वो भी गला दबा के। लेकिन यहाँ तो ये भाई साहब ही फूलन देवी बन के बैठे हैं। पर बार भी तो करनी ही है, इसलिए इस कालिया नाग को सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना पता चले अपना फन फैला के मुझे बोले सॉरी बोल रही हो या डस लूं तुम्हें। वक्त रहते ही इस सपेरे को सॉरी बोल देती हूँ। रूहानी अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। वो आरव को सॉरी बोलने लगती है कि उसे वो अनाकोंडा डायनासोर की तरह आग उगलता उसकी ओर ही आता दिखाई देता है। रूहानी उसके पास आने से डर रही थी क्योंकि आरव इस वक्त बेहद रवाना लग रहा था। उसकी आंखें छोटी थी और लाल हो चुकी थी, मानो अभी इनसे खून बरस पड़ेगा। वो धीरे धीरे रूहानी की ओर बढ़ता है। रूहानी डर से पीछे होती जा रही थी। आरव बिना किसी भाव के उस पे टूटने को तैयार था। रूहानी पीछे जाते जाते केबिन के डोर से लग जाती है। आरव उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। रूहानी की सांसें उसके फफड़े बाहर नहीं भेज रहे थे, ये सोच के कहीं आज उनका भी क्रियाकर्म ना हो जाए आरव के हाथों। रूहानी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसकी धड़कनों का शोर आरव को बाहर तक सुनाई दे रहा था। वो रूहानी के अगल बगल अपने हाथ रख लेता है और उस पे झुकने लगता है। आरव की गर्म सांसें रूहानी के चेहरे पे पड़ रही थी, जो रूहानी की बॉडी में सनसनी पैदा कर रही थी। आरव उसको कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोलता है कि तभी केबिन का डोर नॉक होता है। रूहानी एकदम से होश में आती है और आरव को अपने इतने पास देख के धक्का दे देती है और खुद उससे दूर होकर सोफे के पास खड़ी हो जाती है। आरव के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे रूहानी का खुद से दूर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि डोर बार बार नॉक हो रहा था। आरव अपनी चेयर पे जाके बैठी जाता है और कम इन बोलता है। चिराग अंदर आता है, लेकिन उसे अंदर का माहौल कुछ ज्यादा ही हीट एंड नजर आता है। लेकिन वो सब इग्नोर कई बोलता है, सर मिस्टर एंड मिस्टर एस सचदेवा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा आरव के काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं। वो उनके साथ ही डील करने के लिए यूएसए से इंडिया आया है। वो चिराग को उन्हें अपने केबिन में लाने को बोलता है। रूहानी अब भी वही खड़ी थी, उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं थी। आरव रूहानी को एक नजर देखता है, फिर सामने से आ रहे मिस्टर एंड मिस्टर एस सचदेवा को आगे बढ़ के ग्रीट करता है। वो दोनों अंदर आते हैं और केबिन में लगे सोफे पे बैठी जाते हैं। वो एक नजर रूहानी को देखते हैं और फिर सामने रखे लंच पे। रूहानी भी उनके ऐसे देखने से उन्हें आगे बढ़ के बहुत रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है क्योंकि वो काफी बड़े थे उन दोनों से। मिस्टर एस सचदेवा रूहानी से मिलने के बाद बोलती है, मिस्टर ओबरॉय आपकी वाइफ तो बहुत ही प्रिटी है और काफी लविंग भी, तभी तो ऐसे आपके लिए लंच लेके आए हैं, वरना आजकल की लड़कियों को तो पानी गर्म करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मिस्टर एस सचदेवा की बात सुन के आरव और रूहानी दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों ही ना में सिर हिला के मिस्टर एस सचदेवा की गलतफहमी दूर करने के लिए बोलते हैं, नहीं नहीं आप गलत समझ रही है। लेकिन उससे पहले कि वो आगे बोलते मिस्टर सचदेवा बोलते हैं, नहीं क्या है, इतनी केयर वही होती है जहाँ प्यार होता है। वैसे मुझे लगता है कि हमने गलत टाइम पे एंट्री की है। आप दोनों का स्पेशल लंच हमने स्पॉइल कर दिया। उनकी प्यार वाली बात सुन के आरव और रूहानी की नजरें फिर एक बार आपस में टकराते हैं। रूहानी तो आरव को कोसते हुए उसे बोलती है, प्यार और इस लंबू से हो, इससे प्यार करने के लिए तो 400 माले की बिल्डिंग बनानी पड़ जाएगी और शादी वो भी इससे। उससे पहले तो मेरी जुत्ती भी जहर खाकर सुसाइड कर ले और उसको अंदर करवा दे। वही आरव के उच्च विचार कुछ ऐसे थे, इस बेवकूफ लड़की से शादी नो नेवर कभी नहीं। मन तो कर रहा है अभी के अभी इसे जैक को खिला दूं। तभी दोनों मिस्टर एस सचदेवा की बात सुन के होश में आते हैं। जो बोल रही थी, वैसे आपने शादी कब की और किसी को कोई खबर ही नहीं है। अरे भाई, माना आपको वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें किसी से मिलवाए ही ना। आरव का तो बुरा हाल हो गया था रूहानी को खुद की वाइफ सुन सुन के, और रूहानी तो अब तक 400-500 टैंक बुलवा के आरव पे चलवा चुकी थी, लेकिन सिर्फ ख्यालों में। हकीकत में तो ये डेविल उसी टैंक से रूहानी को ना उड़ा देगा। आरव और रूहानी अपनी ही सोच में थे कि चिराग आरव के पास जाके बोलता है, सर अभी आप कुछ भी मत बोलिए क्योंकि आप जानते हैं हम जो डील मिस्टर सचदेवा से करने वाले हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। कहीं उन्होंने आपको गलत समझ के डील करने से इनकार कर दिया तो, क्योंकि कोई भी लड़की बिना किसी रिश्ते के किसी के लिए खाना नहीं बनाती। इसके बाद डील हो जाए फिर आप खुद ही सच बोल दीजिएगा। चिराग की बात आरव को भी ठीक लगती है, वो भी राजी हो जाता है। वो आगे बढ़ के रूहानी के पास जाके उसकी कमर में हाथ डाल के बोलता है, डार्लिंग मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा को भी अपने हाथ का खाना टेस्ट करवाओ।
उसकी इतनी मीठी बातें सुन के रूहानी को शुगर होने को आया था, लेकिन रूहानी ने उसको लात मार के बाहर निकल दिया। लेकिन बेचारे चिराग के पास तो शब्द ही नहीं थी, वो बस एक ही वर्ड बोल रहा था, गजब। आरव थोड़ा सा रूहानी पे झुक के बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो को कह रहा हूँ वो करो चुपचाप। रूहानी उसकी बात सुन के आगे बढ़ के सबके लिए लंच निकालने लगती है। मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा पहले तो फॉर्मेलिटी के लिए मना करते हैं और फिर उस पे टूट पड़ते हैं। रूहानी आरव को भी लंच देती है और उसे भी खाना पड़ता है। पहला बाइट लेते ही उसके दिल में बस एक ही ख्याल आता है, चलो इस लड़की ने लंच तो अच्छा बनाया है, वरना मुझे तो लगा था कि इसको कुछ नहीं आता। मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा तो खाने की तारीफ करते नहीं थक रही थी। लंच के बाद सब लोग कुछ देर बातें करते हैं, कुछ डील की कुछ इधर उधर की। लास्ट में मिस्टर एस सचदेवा बोलती है, आरव हम आज ये तुम्हें अपनी एनिवर्सरी पार्टी के लिए इनवाइट करने आए हैं और हम चाहते हैं कि तुम अपनी ब्यूटीफुल और गॉर्जियस वाइफ के साथ इस पार्टी को अटेंड करो। इसे हमारी रिक्वेस्ट समझो या हमारा ऑर्डर, हम चाहते हैं कि रूहानी भी कल पार्टी में शामिल हो। मिस्टर एस सचदेवा की बात सुनने आरव हमें सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। चिरा उन्हें छोड़ने के लिए जाता है। रूहानी और आरव अब केबिन में अकेले रह जाते हैं। रूहानी वहां बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उस वजह से, इसलिए वो आरव को घर जाने के लिए बोल के निकलने लगती है। आरव उसे रोकते हुए बोलता है, नीचे मेरा ड्राइवर है, उसके साथ चली जाओ। रूहानी मना करने को होती है कि उससे पहले ही आरव बोलता है, मुझे रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है, मैं सिर्फ ऑर्डर देता हूँ। आरव इतना बोल के चुप हो जाता है और रूहानी वहां से निकल जाती है। वो आरव को नकल करते हुए बोलती है, मुझे ऑर्डर देने की आदत है, आया बड़ा चतुर बुद्धिमान। और रूहानी को भी किसी के ऑर्डर मानने की आये नहीं है। एक बात आप मेरा काम कर दीजिए, फिर बताती हूँ कि रूहानी क्या चीज है। अच्छे अच्छों को राजस्थान की मिट्टी चखाई है मैंने, फिर ये चतुर बुद्धिमान क्या चीज है। रूहानी आरव के ड्राइवर के साथ घर वापस आ जाती है और अपने रूम में जाके रेस्ट करने लगती है। आरव भी काम में डूब जाता है। रात को काफी लेट वो घर जाने के किए निकलता है। ऑफिस के गेट पे खड़े गार्ड्स को देख के उसको रूहानी की सुबह वाली कहानी याद आती है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। चैप्टर 48 नजदीकिया। आरव रात को ऑफिस से अपने विला वापस आता है। सर्वेंट उसके और रूहानी के लिए डिनर रेडी करके जा चुके थे और रूहानी जो जब से ऑफिस से आई थी अपने कमरे में ही थी। आरव एक नजर उसके रूम के डोर से थोड़ा झांक के देखता है तो वो सो रही थी। आरव ने उसको देख के एक डेविल स्माइल दी और अपने मन में बोला, बहुत शौक है ना रूहानी जी आपको आरव ओबरॉय के बच्चों की माँ बनने का। आज मैं बताता हूँ तुम्हें कि आरव के बच्चों की माँ कैसी होगी और गर्लफ्रेंड भी। लोग मेरी एक झलक को तरस जाते हैं और तुम सीधे मेरे बच्चों पर ही आ गई। यू जस्ट वेट एंड वॉच मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आरव रूहानी को देख के अपने रूम में वापस चला जाता है। वो जाके शावर लेता है और फिर स्टडी रूम में जाके अपना काम करने लगता है। रूहानी जो जब से ऑफिस से आई थी सो ही रही थी, उसकी भी नींद खुल जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और एक नजर आसपास देखती है, फिर एकदम से बेड से उठ के भागती है और खुद में ही बोलती है, हे राम ये क्या गजब हो गया, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई। आज तो मुझे उस चतुर बुद्धिमान से बात करनी थी, अब तक तो वो आके सो भी गया होगा। भाग रूहानी भाग उसके पीछे। रूहानी जल्दी से फ्रेश होकर आरव के रूम की ओर भागती है, लेकिन आरव उस वक्त स्टडी रूम में था। उसको रूम में ना देख रूहानी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है, शुक्र है प्रभु आप किसी बात में तो मेरे साथ है, वरना वो कुंभकर्ण का चाचा सो गया होता तो मैं उसको कैसे उठाती। एक तो दिखता भी मेघनाथ जैसा है और हरकतें ऊपर से रावण जैसी है, मैं इसको राम समझूं तो समझूं कैसे। मैं बेचारी अबला नारी कन्याकुमारी, एक वहाँ राजस्थान में है वो लेडी बॉस और एक ये लाट साहब, मैं तो दोनों के बीच ही पिसिंग पिसिंग हो रही। मुझे तो लगता है ये किसी दिन मेरी फ्रेंच फ्राई बना के सॉस के साथ खा जाएगा। थोड़ा तो रहम करो आप मुझ पर, ऊपर से बात भी तो नहीं सुनता मेरी, जब भी कुछ बोलने जाती हूँ कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो गलती है वो इस लॉर्ड डलहौजी की ही है। एक बार बस एक बार मेरी बात सुन ले, मैं इसको समझा दूं। वैसे दिल का बुरा नहीं लगता मुझे, बस खड़ूस है एक नंबर का। सिर्फ खड़ूस ही नहीं ये उनका भी सरदार है, सरदार गब्बर सिंह। फिर थोड़ा हंसते हुए बोलती है, वैसे आपने ये पीस बनाया कैसे है, मतलब जब भी सामने जाती हूँ ऐसा लगता है जैसे पूछ रहा हो कोई आखिरी ख्वाहिश। पर उसको ये नहीं पता कि रूहानी क्या चीज है। खुद से बात करते करते वो हॉल में आ चुकी थी। वो जैसे ही हॉल में एंटर करती सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। रूहानी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बोलती है, माना आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो बजरंगी भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे ऐसा प्रैंक करो। अरे आपको अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ अंधेरे और भूतों से डरती हूँ, फिर आप ये भूत वाला सीन क्यों चला रहे हो। तभी एक प्रोजेक्टर लाइट ऑन हो जाती है और उस पर एक वीडियो प्ले होती है।
जैसे जैसे वीडियो चल रही थी रूहानी की सांसें अटक रही थी। आज तो उसकी पक्का ही शामत आने वाली थी। वो अपनी नजरें उठा के इधर उधर देखती है तो हॉल के सोफे पर आरव किंग की तरह बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। प्रोजेक्टर पर रूहानी के सारे ऑफिस वाले काम चल रहे थे और अभी जो उसने आरव पुराण शुरू की थी वो तो क्या ही कहना। उसकी तो फुटेज भी आईफोन 14 से भी गदर थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी सनी देओल की तरह हैदम उखड़ के उस प्रोजेक्टर पर दे मारे, लेकिन अफसोस ना ही ये पाकिस्तान था और ना ही उसके पास 2.5 किलो का हाथ। वीडियो खत्म होती है और सारी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती है। आरव रूहानी के पास आता है और उसके पास गोल गोल घूमने लगता है। रूहानी चुपचाप सिर झुका के खड़ी हो जाती है। आरव को उसे सताने में बड़ा मजा आ रहा था। वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है। आरव के ठंडे हाथों का स्पर्श पाते ही रूहानी का दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब बाहर आने को हो गए थे। आरव उसकी ऐसी हालत देख के स्माइल कर रहा था। ना जाने क्यों रूहानी पर खुद का ऐसा इम्पैक्ट देख के उसे मजा आ रहा था। वो रूहानी के बालों में अपना मुंह छुपा के उसके बालों से आती खुशबू को स्मेल करने लगता है। वो अपनी उंगलियों को रूहानी के खुले पेट पर चलाने लगता है। रूहानी उससे दूर जाने की कोशिश करती है कि आरव उसके पेट पर अपने हाथ लपेटकर उसे रोक लेता है और उसके कानों पर अपनी नोच को रब करते हुए बोलता है, वैसे तुम अभी प्रेग्नेंट हो नहीं, लेकिन तुम्हें शायद मेरा बेबी चाहिए अपने अंदर। तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए बड़ी डेस्परेट हो, तभी तो गार्ड्स को प्रेगनेंसी न्यूज देती हो और रेक्विशनिस्ट को गर्लफ्रेंड बताती हो। इतना पसंद आ गया हूँ क्या मैं तुम्हें? मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम चाहो तो हम वो सब कर सकते हैं। वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा, लेकिन हाँ खुद का सोच लेना मुझे झेल पाओगी या नहीं। रूहानी उसकी बेशर्मी भरी बातें सुन के पूरी लाल हो जाती है। वो खुद को छुड़ाते हुए उससे दूर होके बोलती है, देखिए मिस्टर ओबरॉय, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। आरव ने तुरंत कहा, लेकिन मैंने तो उसे सच मान लिया और मेरे दिल में तो बटरफ्लाई घूम रही है। और वैसे भी आज तक मैंने ये सब किसी के साथ नहीं किया, तो फिर अगर हम दोनों करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर तुमने ही अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज दी है। मैं तो बोलता हूँ हमें कर लेना चाहिए, फिर तुम झूठी भी नहीं रहोगी। रूहानी को उसकी बात सुन के पसीने आने लगे थे। वो रोनी सी शकल बना के बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो। रूहानी पीछे होने लगती है और पीछे होते होते सोफे से टकरा के उस पर गिर जाती है। आरव उसके पास हाथ रख के उस पर झुक जाता है। रूहानी की सांसें उखड़ने लगी थी। वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और नहीं में सिर हिलाने लगती है। आरव एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। उसे इस वक्त रूहानी बहुत ही क्यूट लग रही थी। आरव धीरे धीरे उस पर झुकता जा रहा था। रूहानी को उसकी सांसें चेहरे पर फील हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसके ऊपर से उठ जाता है और उसे उठते हुए बोलता है, पागल लड़की उठो, रो क्यों रही हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें परेशान करने के लिए। रूहानी अपनी आंखें खोलती है और उठ के खड़ी होकर उसके सामने आके थोड़ा गुस्से से उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोलती है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? यह मेरी जान निकल रही थी। आरव को उसका रोना देख के पता नहीं क्या फील होता है। वो आगे बढ़ के उसे गले से लगा लेता है और उसे शांत करवाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। थोड़ी देर में रूहानी शांत हो जाती है। आरव उसे सोफे पर बिठा देता है और उसे पानी देता है। रूहानी एक सांस में सारा पानी पी जाती है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही वहीं बैठे रह जाते हैं। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। रूहानी तो अब भी नजरें झुकाए खड़ी थी। आरव भी थोड़ा अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो वहां से उठ के जाने लगता है। रूहानी इसका हाथ पकड़ लेती है। आरव उसकी ओर मुड़ता है और उसे सवालिया नजरों से देखता है। रूहानी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे बोलती है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं चुपचाप चली जाऊंगी यहाँ से। आरव एक लंबी सांस लेके बैठ जाता है। रूहानी अपना फोन लेके आती है और उसे ओपन करी एक फोटो दिखती है। आरव फोटो देखता है तो उसमें एक लड़का हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों से घिरा हुआ था। उसके सिर पर भी बहुत सारी मशीन लगी हुई थी। रूहानी बोलना शुरू करती है, ये अर्जुन है, मेरा भाई। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और मुझे आज भी ये तकलीफ होती है उसको ऐसे देख के कि इसकी ये हालत मेरी ही वजह से हुई है। डॉक्टर ने इसको ठीक करने के लिए 50 लाख मांगे हैं। मेरे पास सिर्फ 10 ही लाख है। पैसे के अरेंजमेंट के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि उसको कोमा से बाहर सिर्फ आप ही ला सकते हैं। इसलिए मैंने हुकुमसा को ठीक करने के लिए आपका नाम बता दिया था और बाकी सब आप जानते हैं। फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ के बोलती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, प्लीज मेरे अर्जुन को बचा लीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। प्लीज, मैंने जो भी किया उसकी सजा आप मुझे जो देना चाहे वो दे सकते हैं, पर प्लीज मेरे साथ चलिए।
आरव रूहानी को उठा के सोफे पर बैठा देता है। रोना बंद करो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, आरव जवाब देता है। रूहानी का चेहरा उसकी बात सुन के खिल जाता है। वो उसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती है। चलो अब आके डिनर कर लो, तुम्हारा पेट आंसू से भर जाता होगा लेकिन मेरा नहीं भरता, आरव आगे बोलता है। आरव और रूहानी डिनर के लिए आ जाते हैं। आरव खाने की एक बाइट लेता है और उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। रूहानी की भी शक्ल बिगड़ जाती है खाने से। रूहानी किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। आरव वही बैठा उसको काम करते देखता रहता है। थोड़ी देर में खाना रेडी हो जाता है और दोनों डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव जिम से एक्सरसाइज करके अपने रूम में जाता है और फिर रेडी होके नाश्ते के लिए आ जाता है। रूहानी उस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। उसने एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग रखा था। बालों का बन बनाया हुआ था और उसमें से कुछ लटे उसके गालों को छू रही थी और एक गुदगुदी सी उसे महसूस हो रही थी। रूहानी बार बार उन्हें पीछे करती, वो फिर उसे सताने आ जाती। आरव किचन के डोर पे खड़ा उसे एक तक देखे जा रहा था। रूहानी खाना बनाने में मशगूल थी, उसे कोई खबर नहीं थी आरव की। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। आरव अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी खुली कमर पे रख देता है। रूहानी उसके एकदम छूने से थोड़ा डर जाती है, लेकिन वही खड़ी रहती है। उसकी पूरी बॉडी सिहर रही थी। आरव धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करने लगता है और रूहानी के पेट पे रख के उसे खुद से चिपका लेता है। वो रूहानी की नवल में अपनी उंगली फिराने लगता है। उसे रूहानी को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। रूहानी की बुरी बॉडी में कर्द दौड़े जा रहा था। आरव के हर मूव से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी पकड़ अपनी साड़ी पे कस चुकी थी। आरव थोड़ा झुकता है और उसके कान पे अपने ठंडे होठ रख देता है। वो कभी अपनी जीभ से उसके कान को लिक करता तो कभी उसके येलों को सक करता। उसका हर मूव रूहानी की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा था। वो धीरे धीरे उसके कंधे पे अपने होठ चलाने लगता है। कुछ देर बाद उसे पलटता है और उसकी कमर से थोड़ा लिफ्ट करके उसे स्लैब पे बैठा देता है। रूहानी के हाथ आरव के कंधों पे आ जाते हैं। आरव धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बन लगता है और उसके नर्म सुर्ख गुलाबी होठों पे अपने होठ रख देता है। आरव रूहानी को पैशनेट किस कर रहा था। रूहानी भी उसका साथी देने लगती है। रूहानी के हाथ आरव के बालों में चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी और दोनों एक दूसरे के मुंह का स्वाद लेने में लगे थे। तभी कोई आरव को हिलाने की कोशिश कर रहा था। आरव अपने होश में आता है। वो देखता है तो रूहानी उसे हिला रही थी। रूहानी आरव से बोलती है, सर क्या हो गया है आपको, कहाँ खोए हुए हैं आप। आरव ना में सिर हिला देता है, अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। रूहानी आरव को नाश्ता सर्व करती है। आरव अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ इसको कुछ पता नहीं चला, वरना पता नहीं क्या सोचती मेरे बारे में, लेकिन मुझे हो क्या गया था, इस लड़की से दूर ही रहना पड़ेगा। जब भी इसे देखता हूँ तो अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। इस लड़की से दूर ही रहना पड़ेगा। लड़की मतलब आफत। रूहानी आरव को सोच में गुम देख बोलती है, सर किसके ख्यालों में गुम है आप, कहीं आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद तो नहीं आ रही है। आरव उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात सुन के चीर जाता है और थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रूहानी उसको आंखें फाड़े देखने लगती है, फिर बोलती है, लेकिन सर आप तो एकदम ऋतिक रोशन जैसे हो, फिर आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी अभी तक। फिर थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, ओह अब समझ आया, आप है ही इतने खड़ूस, कोई भी आपसे डर के ही भाग जाएगी। फिर अपनी हाई बात पे हंसने लगती है, पर थोड़ा नजर उठा के देखती है तो आरव उसे छोटी आंखें करके घूर रहा था। रूहानी उसको देख के बोलती है, अरे सर आप तो गर्म ही हो गए, मैं तो मजाक ही कर रही थी, पर आपने तो सीरियस ही ले लिया। आरव अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, रात को हम मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, तो देखो मेरा कार्ड। आज ड्राइवर के साथ मार्केट चली जाना और शॉपिंग कर लेना अपने लिए। मैं ऑफिस से आओ तब मुझे रेडी मिलना। आरव इतना बोल के बिना रूहानी की बात सुने ही निकल लेता है। रूहानी उसके जाते ही उसकी नकल उतारते हुए बोलती है, बड़े आए ऑर्डर देने वाले, ये तो जब पैदा हुए होंगे तब भी डॉक्टर को बोला होगा मेरी मॉम को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो तुम फिर कभी तकलीफ झेलने लायक नहीं बचोगे। ऑर्डर तो ऐसे देके गए हैं जैसे मैंने इनके 7 खून कर दिए हो और फिर बोलेंगे 7 खून माफ नहीं होंगे तुम्हारे। रूहानी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और आरव उसके पीछे खड़े उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो टेबल के पास जाता है और अपनी कार की उठा के रूहानी को घूरते हुए निकल जाता है। रूहानी की तो बेचारी की किस्मत ही खराब थी, जब देखो तब वो बकासुर उसे निगलने को तैयार रहता है। आरव बाहर आता है, उसके चेहरे पे रूहानी की बातों से एक स्माइल आ जाती है। आरव पीछे देख के बोलता है, सिली गर्ल, और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रूहानी उसके जाने के बाद मूवी देखने लगती है, क्योंकि घर में सर्वेंट ही इतने थे कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
मूवी देखने के बाद भी वो बोर होने लगी थी। वो गार्डन में घूमने लगती है और गार्डनर अंकल के साथ गार्डन का रंग ढंग बदलने में लग जाती है। कुछ ही देर में दोनों ने पूरे गार्डन का नक्शा ही बदल दिया था। लंच टाइम पे ड्राइवर उसके पास आता है और बोलता है, मैडम सर ने आपको शॉपिंग के लिए ले जाने को बोला था। रूहानी उसको जवाब देते हुए बोलती है, भैया मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे, आप अपना काम कर लीजिए। ड्राइवर जवाब देता है, मैडम सर गुस्सा करेंगे, आपके खड़ूस सर को मैं देख लूंगी, आप जाए और अपना काम करिए। रूहानी बोलती है। ड्राइवर चला जाता है और आरव को फोन करके सब बता देता है। कुछ देर बाद आरव घर पे होता है और रूहानी को एक ट्रक घूरे जा रहा था जो मजे से पानी पूरी खा रही थी। आरव उसे थोड़ी देर तो घूरता है, जब हिटकर से और कंट्रोल नहीं होता तो उसे ऐसे ही गोद में उठा के बाहर आ जाता है और उसे कार में बैठा देता है। रूहानी जिसने मुंह में दो पानी पूरी भरी हुई थी, उसका मुंह पूरा गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। वो गुस्से से आरव को घूरने लगती है। आरव ड्राइवर सीट पे आ जाता है और अपनी कार को सड़क पे दौड़ा देता है। कुछ देर में उसकी कार एक बड़े से मॉल के आगे रुकती है। आरव के गार्ड्स निकल के उसके लिए कार का डोर ओपन करते हैं। आरव बाहर आता है और रूहानी की साइड का डोर ओपन करता है। रूहानी मुंह फुलाए उसके साथ जाने लगती है। आओ सीधे लेडीज सेक्शन में जाते हैं और आरव वहां लगे सोफे पे बैठ जाता है। वहां सेल्स गर्ल की पूरी फौज खड़ी थी। आरव उनको रूहानी के लिए कपड़े लाने को बोलता है। कुछ ही देर में वो लोग बहुत सारे डिजाइनर कपड़ों के साथ हाजिर हो जाते हैं, लेकिन आरव को कुछ भी पसंद नहीं आता। वही रूहानी उस पूरे स्टोर में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक ब्लैक कलर की साड़ी पे जाती है। वो उस साड़ी को उठा के देखती है, लेकिन जब उसके प्राइस टैग पे जाती है तो उसका दिल धक से रह जाता है। रूहानी वहां से वापस आरव के पास आ जाती है। आरव उस हाथ पकड़ता है और उसे केजे मॉल से बाहर आ जाता है। रूहानी अपने मन में उसको कोसते हुए बोलती है, इनके पास कुछ ज्यादा ही पैसे है क्या, जो सिर्फ माल घूमने आ गए, यहाँ कुछ खरीदा तो है नहीं। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। आरव उसे घर ड्रॉप करके वापस ऑफिस चला जाता है। रूहानी भी अपने रूम में जाती है और फेल के सो जाती है। शाम को उसकी नींद फोन की रिंगटोन से खुलती है। रूहानी नींद में ही फोन उठा लेती है। सामने से आवाज आती है, कबर्ड में एक बैग रखा है, जल्दी से चेंज कर लो और ब्यूटिशियन तुम्हें रेडी करने आ रही है, बिना किसी नखरे के चुपचाप रेडी हो जाना, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। रूहानी की नींद आरव की एरोगेंट आवाज सुन के पूरी उड़ चुकी थी। वो बिस्तर से उठती है और बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में फ्रेशी होके आती है तो सर्वेंट एक लेडी के साथ खड़े थे। रूहानी उनको अंदर लाती है और चेंज करने चली जाती है। वो जब बैग उठा के देखती है तो कपड़े देख के उसे 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। उसम वही ब्लैक साड़ी थी जो रूहानी को पसंद आई थी, लेकिन इसकी कीमत 1 करोड़ थी। रूहानी छोटा सा मुंह बना के बोलती है, ये आदमी तो मुझे चुरवाना चाहता है, तभी तो मुझे चलता फिरता बैंक बना रहा है। कोई इतने महंगे कपड़े खरीदता है क्या, इतने में तो हमारे पूरे राजस्थान के कपड़े आ जाएंगे। लेकिन बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए चुपचाप पहन लेती है। कुछ देर में वो बाहर आती है। वो ब्यूटिशियन उसको देख के खुश हो जाती है, क्योंकि रूहानी उस साड़ी में बहुत हॉट लग रही थी। बिना मेकअप के ही वो बहुत सुंदर लग रही थी। ब्यूटिशियन रूहानी को रेडी करने लगती है। कुछ देर में वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। कुछ देर में घर के बाहर आरव की कार रुकती है। वो कार से बाहर आता है और अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में वो रेडी होके बाहर आता है। उसने भी रूहानी की ब्लैक साड़ी के मैचिंग कपड़े पहने थे। ब्लैक कलर के सूट में वो लड़कियों के दिल पे तलवार चलन को रेडी था। वो हॉल में आके रूहानी का वेट करने लगता है। तभी उसे सीढ़ियों से आती रूहानी दिखती है। उसको देख के वो वही जम जाता है। उस ब्लैक साड़ी में रूहानी एकदम कातिल हसीना लग रही थी। रूहानी उसके पास आके खड़ी हो जाती है और एक नजर उसको देखती है और अपने मन में बोलती है, ये लंबू चाहे कितना भी बड़ा लंबू क्यों ना हो, लेकिन है हैंडसम खंबा। थोड़ी देर में दोनों कार में बैठ के पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। आरव की कार जब वहां रुकती है तो सारे मीडिया के लोगों के कैमरे उसकी ओर ही घूम जाते हैं, लेकिन आरव के वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स उनको एक भी क्लिक नहीं लेने देते। आरव रूहानी के साथ अंदर चला जाता है। चैप्टर 49 रूहानी के साथ बदतमीजी। आरव और रूहानी जैसे ही पार्टी वेन्यू पर पहुंचते हैं, सबकी नजर उन दोनों पर ही टिक जाती है। दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। बाहर मीडिया उनकी एक झलक के लिए तरसती रह जाती है, क्योंकि आरव के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें उनकी एक भी फोटो क्लिक नहीं करने दी थी। दोनों अंदर जाते हैं तो मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा खुद उन दोनों का वेलकम करने के लिए आते हैं। आरव और रूहानी हस्बैंड वाइफ की तरह उनसे मिलते हैं और उन्हें अपने साथ लाया गिफ्ट भी देते हैं। कुछ देर में मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा बाकी के गेट्स के साथ बातें करने लगते हैं। रूहानी को ये पार्टी बहुत बोरिंग लग रही थी, क्योंकि वो किसी को भी जानती थी। ऊपर से आरव भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बात करने में बिजी हो चुका था, लेकिन उसकी नजरें रूहानी पर ही टिकी हुई थी।
पार्टी में मौजूद हर आदमी रूहानी को ही घूर रहा था। किसी की नजरें अच्छी थी तो किसी की हवस से भरी। आरव के साथ मौजूद बिजनेसमैन की नजरें भी रूहानी को ही घूर रही थी। आरव की मुठिया ये सब देख के कसतई जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उस आदमी को अपने पास का टेम्परेचर बढ़ता लगता है। वो नजरें उठा के देखता है तो आरव अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। आरव उनको एक वार्निंग भरे लुक से देखता है और रूहानी के पास चला जाता है। उसको रूहानी के पास देख के किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो रूहानी को नजर भर भी देख सके। आरव उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और उसकी नजरों में देखने लगता है। रूहानी उसके छूने से सिहर रही थी। वो थोड़ा अटकते हुए बोली, सर क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। क्यों, तुम्हें मेरे साथ देखने में शर्म आती है क्या, आरव पूछता है। रूहानी उसकी बात सुन के झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी स्टेज पर खड़ा एक इंसान बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी बोरिंग पार्टी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपको भी पसंद नहीं आ रही है तो चलिए कुछ धमाल करते हैं। तो हो जाए डांस, कपल डांस। आरव उसकी बात सुन के रूहानी को एक नजर देखता है। रूहानी उसकी नजरों को भाप के नामे सिर हिलाते हुए बोली, सर मुझे डांस करना नहीं आता, प्लीज आप जाए किसी और के साथ डांस कर लीजिए। आरव उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाता है। दोनों ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। सॉन्ग प्ले होता है। आरव रूहानी की कमर पर हाथ रख देता है और उसे अपने पास खींच लेता है। रूहानी के हाथ उसके कंधों पर आ जाते हैं। दोनों ही सॉन्ग की लिरिक्स के साथ डांस करने लगते हैं। आरव सनम को पलट देता है और पीछे से उसकी कमर पर हाथ रख के सांस करने लगता है। आरव की गर्म सांसें रूहानी के कंधों पर गिर रही थी जो रूहानी की सांसें बढ़ने के लिए काफी थी। आरव उसका हाथ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाने लगता है। वो रूहानी का हाथ पकड़ के अपने दिल वाली जगह पर रख देता है और दोनों एक दूसरे की नजरों में देखने लगते हैं। आरव की नजरों में आज एक अनकहा एहसास था जो रूहानी समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो ज्यादा देर तक आरव की नजरों की तापिश को सहन नहीं कर पाती और अपनी नजर झुका देती है। आरव उसकी हर अदा पर मुस्कुरा देता है। आज आरव की धड़कनें अलग ही शोर कर रही थी। जिस आरव का चेहरा हमेशा ही कठोर रहता था वो आरव आज मुस्कुरा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों आज इतना खुश है। आरव सनम को उसकी कमर से थोड़ा लिफ्ट करता है और गोल गोल घुमाने लगता है। सॉन्ग खत्म हो चुका था लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तालियों की आवाज से दोनों अपनी सेंस में आते हैं। आरव तो नॉर्मल ही था लेकिन रूहानी शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मिस्टर और मिस्टर एस सचदेवा उन दोनों के पास आते हैं और बोले, आप दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर है। बहुत ही अच्छा डांस किया है आप दोनों ने। दोनों कुछ देर उनसे ऐसे ही बातें करते रहते हैं। रूहानी उनको एक्सक्यूज बोल के वॉशरूम जाने लगती है। वो वॉशरूम जा ही रही थी कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता। वो वहम समझ के इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ जाती है। तभी वो इंसान सामने आता है और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, कब तक बचेगी रानी, एक बार तो तुम्हें चखते ही रहूंगा। तुम्हारे जैसी ब्यूटी अगर राहुल सिंह की नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। ये है राहुल सिंह इंडस्ट्रीज का सीईओ, एक प्ले बॉय। लड़कियां तो इसके लिए टिश्यू पर है। वो वॉशरूम के पास ही पिले के पीछे छुप जाता है। रूहानी वॉशरूम से बाहर आती है और हाल में जाने लगती है। तभी राहुल पीछे से उसे पकड़ लेता है। रूहानी एकदम से उसके पकड़ने से डर जाती है लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है क्योंकि राहुल उसे खींच के एक रूम में ले जाने की कोशिश कर रहा था। और रूहानी कोई अबला नारी तो थी नहीं जो ऐसे ही बिना लड़े किसी से डर जाए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो उसे राहुल का छूना बिल्कुल पसंद नहीं आया। राहुल उसे पास के ही एक रूम में धक्का दे देता है। रूहानी बेड पर गिर जाती है। राहुल रूम का डोर लॉक करके उसकी ओर बढ़ने लगता है। राहुल उसके ऊपर गिरने को होता है कि रूहानी एकदम से वहां से उठ जाती है और राहुल मुंह के बल गिर जाता है। आरव जो रूहानी के इतनी देर से वापस ना आने से थोड़ा परेशान था क्योंकि रूहानी इस पार्टी में उसकी जिम्मेदारी थी। वो रूहानी को ढूंढने के लिए वॉशरूम की ओर जाने लगता है। रूहानी अपनी जगह से उठती है और साइड पर खड़ी होकर अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंस लेती है। वो गिरे हुए राहुल को खींच के एक लात मारती है। राहुल जिसको पहले ही गुस्सा आ रहा था वो रूहानी की मार खा के और लाल पीला हो जाता है। वो अपना फूटा हुआ बम लेके उठता है और गुस्से से रूहानी की ओर बढ़ने लगता है। रूहानी भी उसके हर वार के लिए तैयार थी। वो अपना पैर उठा के खींच के उसके पैरों के बीच में दे मारती है। राहुल वहीं पर अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख के बैठ जाता है क्योंकि रूहानी ने तो उसकी अच्छे से बंद बजा दी थी। रूहानी अब वहां से जाने लगती है क्योंकि वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती थी। राहुल उसको जाता देख गुस्से से उठता है और पीछे से उसके बाल पकड़ के उसे धक्का दे देता है। रूहानी का सिर टेबल के कोने से लग जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। रूहानी अपने हाथ झाड़ते हुए उठती है और खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है।
राहुल बेचारा सूखे हुए फूल की तरह जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो पहले ही नशे में था, ऊपर से रूहानी की मार। रूहानी जो अब गुस्से से उबाल रही थी वो पास ही पड़ा फ्लावर पॉट उठा के उसके सिर पर दम मारती है। राहुल वही अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। आरव जो रूहानी को वॉशरूम में ना देख के परेशान हो गया था, वो पास के रूम से आती आवाज को सुन के परेशान हो जाता है। अंदर रूहानी जो गुस्से में राहुल को बोले जा रही थी, उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। रूहानी के साथ कुछ गलत होने के डर से आरव की रूह अंदर तक कांप उठी। वो गुस्से से उस रूम का डोर लात मार के तोड़ देता है। अंदर का नजारा देख के उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अंदर रूहानी ने मार मार के राहुल का कचूमर बना दिया था। वो उसके चेहरे पर थापर बरसाई जा रही थी। उसके पूरे थोबड़े का नक्शा रूहानी ने बिगाड़ दिया था। राहुल बेहोशी की कगार पर था। आरव रूहानी के पास जाता है और उसे राहुल से दूर करने लगता है। रूहानी उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, इसका तो मैं आज खून ही कर दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? इसने क्या समझा रूहानी कोई हलवा है, कोई भी परेशान कर लेगा। पर उसको पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, मेरी के बिना मुझे कोई नहीं छू सकता। रूहानी अपने ही गुस्से में बोले जा रही थी। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरव उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन सब वेस्ट हो रहा था। आरव उसे एक झटके से दीवार से लगा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख के किस करने लगता है। आरव ने कस के रूहानी को पकड़ रखा था। वो धीरे धीरे शांत हो रही थी। कुछ देर में वो शांत हो जाती है तो रूहानी को आरव छोड़ देता है। रूहानी उसके सीने से लग के लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आरव उसे अपनी बाहों में उठा के बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों विला में होते हैं। आरव रूहानी को उसके रूम में छोड़ देता है और अपने रूम में आके किसी को कॉल करता है और कुछ देर बात करके कॉल कट कर देता है। पार्टी में राहुल सिंह रूहानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं पाता, क्योंकि रूहानी ने उसका मारा मार के कचूमर ही निकल दिया था। उसकी ऐसी हालत की थी कि राहुल जिंदगी में कभी किसी लड़की को हाथ लगाने के बारे में भी नहीं सोचेगा। वो तो किसी को देखने से पहले ही 1000 बार सोचेगा। लेकिन रूहानी के साथ राहुल को बदतमीजी करता देख आरव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसने रूहानी के सामने राहुल से कुछ नहीं कहा। रूहानी जो गुस्से से लाल हो चुकी थी, आरव उसे शांत करने के लिए किस कर लेता है। रूहानी उसकी किस का जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसे खुद से दूर भी नहीं करती। कुछ देर में वो शांत होती है तो आरव उसे अपनी बाहों में उठा के पार्टी से बाहर आ जाता है और सीधा अपने विला चला जाता है। रूहानी को विला लाके वो उसे उसके रूम में छोड़ देता है और खुद भी अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में आके वो किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और शावर लेने चला जाता है। ना जाने कितनी ही देर तक वो शावर के ठंडे पानी में भीगता रहता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आता है। उसे इस वक्त सिर्फ एक टॉवल ही पहन रखा था। वो रूम में आता है और अपने हाथ फैला के खुद को ढीला छोड़ देता है और बेड पे गिर जाता है। उसे राहुल की रूहानी के साथ करीबी बहुत गुस्सा दिला रही थी। भले ही राहुल रूहानी के साथ कुछ नहीं पाता था, लेकिन आरव को उसकी प्रेजेंस ही ज्वालामुखी बना रही थी। ऐसे ही बेड पे लेटे उसे नींद आ जाती है। रात को जब उसे ठंडी महसूस होती है तो उसकी नींद खुलती है, क्योंकि वो सिर्फ टॉवल में ही सो गया था। वो उठ के अपने कपड़े पहनता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो रूहानी के रूम की ओर जाता है और उसके रूम का डोर थोड़ा सा ओपन करके देखता है तो रूहानी आराम से सोई हुई थी। आरव बिना आवाज किए उसके रूम में जाता है और उसके बेड के पास खड़ा होकर उसे देखने लगता है। उसकी नजर बार बार रूहानी के गुलाबी होठों पे फिसल रही थी। उसे रूहानी के साथ अपनी फर्स्ट किस याद आ रही थी जो उसे हार्ड बना रही थी। उसकी मुठ्ठियां कस जाती है। वो जल्दी से उस रूम से निकल जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर और वो वहां रुकता तो शायद उसे किस ही कर लेता। आरव अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर में उसे बेड पे लेटे लेटे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूहानी की नींद खुलती है। वो अंदर लेते हुए उठती है और खुद से ही एक खुशी से बोलती है, गुड मॉर्निंग रूहानी मैडम, उठ जाओ, सुबह हो गई है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो अपने रूम की बालकनी में जाती है और मिस्टर सूरज दोस्त को देखते हुए बोलती है, अरे यार बड़ी सूरज, इतनी जल्दी मत आया करो तो सी। एक तो कल उस गटर के कीड़े की हजामत करके बहुत मजा आया, और आपकी कसम झूठ नहीं बोलूंगी, नींद भी एकदम गजब ही आई। मैं सो रही थी लेकिन आपको कहाँ सब्र है। रूहानी तुम कैसे सो सकती हो, जब मैं जग गया तो यही ख्याल आया होगा ना आपके दिल में, तभी तो आ गए अपनी रोशनी का भोंपू बजाने। आज मैं ना आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, या तो सुधर जाए, वरना अगर मैं सुधरने पे आई ना तो सर्फ एक्सेल में डूबो डूबो के आपको ऐसा धोएंगे कि आपको बजरंगी भैया याद आ जाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, अगर ज्यादा हो गया हो तो हमका मार कर ही दियो। ठीक है तो पाए लागू। रूहानी पुराण सुन के सूरज दोस्त भी बोर हो गए होंगे, सोच रहे होंगे ए लड़की जा रही हो या नहीं। अगर और हमरा माथा गर्म किया ना तुमने तो एक ऐसा लगाएंगे घंटा पर के नीचे की तुम्हारे को तुम्हें अम्मा याद आ जाएगी।
रूहानी कुछ देर में रेडी होके किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर इन उसका नाश्ता रेडी हो चुका था। सर्वेंट की हेल्प से उसने नाश्ता भी लगा दिया था। तभी उसे सीढ़ियों से आरव आता हुए दिखाई देता है। आरव को देख के यूसी उन दोनों की कलवाली किस याद आती है और वो शर्म से लाल से कश्मीरी सेब हो जाती है। उसे पहली बार किसी को फेस करने में घबराहट हो रही थी। आरव आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। आज रूहानी उससे थोड़ा दूर ही बैठती है। आरव उसकी हालत देख के मन मन मुस्कुरा रहा था। रूहानी उसे इग्नोर कर रही थी जो उसे अच्छा लग रहा था। नाश्ते के टाइम आरव का फोन बीप करता है। नाश्ते के बाद वो फोन चेक करता है और उसकी नीली आंखें खुशी से चमक उठती है। वो जाके टीवी ऑन करे है। वो न्यूज चैनल लगाता है तो न्यूज देखने लगता है। रूहानी के कानों में जब न्यूज पड़ती है तो उसकी तो डर से हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि न्यूज थी ही काफी भयानक। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन राहुल सिंह का किसी ने बेरहमी से कत्ल करके उनके 1000 टुकड़े करके शहर के अलग अलग हिस्सों में फिकवा दिया है। पुलिस उस इंसान का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने भी ये काम किया है। साथ ही साथ राहुल ने जो भी गलत काम किए थे उन सब की एक लिस्ट बना के पुलिस को भेज दी गई है। सबूत के साथ पुलिस ने सिंह हाउस पे रेड डाल के उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उन्हें सब गई को उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी इस काम में शामिल होंगे। रातों रात सिंह फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। ये न्यूज देख के आरव के फेस पे एक जीत वाली स्माइल थी, लेकिन रूहानी के फेस पे तो 12 बज चुके थे। उसे लग रहा था कि अगर पुलिस को ये खबर हो गई कि कल रात उसने राहुल की धुलाई की है तो उसका क्या होगा। चैप्टर 50 आरव की धमकी। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज की हेडलाइंस में राहुल ही छाया हुआ था, क्योंकि किसी ने उसका मर्डर करके उसके 1000 टुकड़े बांध के शहर के अलग अलग हिस्सों में फिकवा दिया था। किसी को खबर नहीं थी कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। न्यूज देख के आरव के फेस पे एक डेविल स्माइल थी, लेकिन रूहानी तो अलग ही दुनिया की सैर कर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी मार से तो राहुल का ऊपर का टिकट नहीं कट गया और अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। आरव उसको ऐसे परेशान देख के बोलता है, तुम्हारे तोते क्या जहर खा के मर गए हैं जो ये शमशान घाट जैसी शक्ल बना रखी है तुमने। रूहानी उसकी बात सुन के चीर जाती है। वो उसे थोड़ा घूरते हुए बोलती है, पहली बात तो ये कि मेरे पास तोते ही नहीं है, दूसरी बात ये कि मेरी शक्ल आपसे तो लाख गुना बेटर है। लड़कों की लाइन लग जाती है इस चेहरे के पीछे, तो आप अपना ये चिलगोजे जैसा मुंह चलना बंद कीजिए। उसकी बात सुन के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो रूहानी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके अगल बगल से पीछे देख के बोला, कहा है तुम्हारे ऋतिक रोशन? मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रहा। कहीं अनिल कपूर की तरह मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गए मुकम्बों से डर के? जरा एक दो का नाम तो बताओ। रूहानी उसका टोन अच्छे से समझ रही थी। वो उसको उंगली दिखाते हुए बोलती है, खुद को जायदा होशाराचंद समझते हैं क्या आप? अगर समझते भी है तो मुझे कौन सा घंटा फर्क पड़ रहा है, और नाम सुनने हैं ना आपको तो सुनिए। मेरे कॉलेज में मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, ये लंबी लंबी लाइन, एफिल टावर से भी बड़ी बड़ी, और नाम थे उनको चिंकू, मिंकू, बबलू, मुन्नू, और सबसे बड़ा तो वो मिस्टर हैंडसम। हाय क्या लगता था, और जो लगता था बहुत खूब लगता था। रूहानी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन उसकी बातें सुन के आरव की मुठिया कस चुकी थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब से बेखबर रूहानी तो टेप रिकॉर्डर की तरह बजे ही जा रही थी। आरव तो रूहानी का ध्यान न्यूज से हटाने के लिए उसको परेशान कर रहा था, लेकिन अब रूहानी की बात सुन के उसके गुस्से का गुब्बारा रूहानी को न्यूज बनाने की तैयारी में था। वो एक झटके से उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और उसकी कमर से लगा के उसे खुद से चिपका लेता और उसे थोड़ा ऊपर करके उसकी गर्दन में हाथ डाल के उसे रुडली किस करने लगता है। रूहानी की आंखें तो मोटू पतलू की तरह बाहर आ गई थी। वो वही जम चुकी थी। थोड़ा होश आता है तो वो आरव को खुद से दूर धक्का देने लगती है, लेकिन आरव जैसा राक्षस ऊपर से ज्वालामुखी ऐसे ही थोड़ी हिलता। कुछ देर रूहानी के होठों पे अपना गुस्सा निकालने के बाद वो उससे दूर होता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाके बोलता है, आज नाम बोल दिया तुमने, लेकिन अगर आगे से कभी बोला तो उस राहुल के तो सिर्फ 1000 ही टुकड़े किए हैं, तुम्हारे इन बाबू सोना बनी के इतने छोटे छोटे पीस करूंगा कि देखने वालों के टुकड़े हो जाएंगे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर कोई दिल दिमे में बसा भी रखा हो तो उसको चिता जला देना, वरना मैं आरव स्टाइल में उसे इस दुनिया से विदा दूंगा। रूहानी जिसकी सांसें आरव के किस करने से बांध चुकी थी वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो आरव की बात सुन के उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए बोलती है, मिस्टर शहजादे, आप किसी रियासत के सुल्तान नहीं है और ना ही मैं आपकी गुलाम, तो अपने ये फरमान अपनी जेब में रखिए, वरना हाथी के पैरों तले को चलवा दूंगी, समझे? आए बड़े मुझे धमकी देने वाले, तुम मेरी गुलाम नहीं मेरी बेगम बनोगी। इसे मेरी धमकी समझो या मेरी जेद, मुझे दोनों से ही रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। आरव रूहानी के गाल को छूते हुए जवाब देता है। रूहानी कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही आरव का फोन रिंग करता है और आरव उसे आ रहा हूँ बोल के कॉल कट कर देता है।
आरव घर से बाहर जाने लगता है कि जाने से पहले रूहानी को बोलता है लंच लेके टाइम पे आ जाना, वरना मुझे भूख कंट्रोल करने की कोई सजा तो मिली नहीं है, फिर मैं अपनी फेवरेट चीज खाऊंगा। आरव अपने होठों पे अंगूठा फेरते हुए बोलता है। रूहानी जो पहले ही गुस्से में थी उसकी बात सुन के उसका पारा और भी हाई हो चुका था। वो गुस्से से आरव को सुनते हुए बोलती है, खुद को समझता क्या है, खुद करके तो शेख चिल्ली और मैं करूँ तो चिलम चिली। जब देखो तब ऑर्डर ही झाड़ता रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब आप जानते नहीं है कि इस बार आपका सामना रूहानी द ग्रेट से हुआ है। अगर आपके इन ख्यालों की पतंग बन के आसमान में ना उड़ाई तो मेरा नाम भी रूहानी नहीं, और अगर फिर भी बच गए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगी। अरे नहीं यार, जानवरों को नहीं खिलाऊंगी, कहीं उनका पेट खराब हो गया तो। हाँ ये ठीक रहेगा, डस्टबिन में डाल के कूड़े वाले को दे दूंगी, फिर कूड़े के ढेर में पड़े पड़े खुद ही बदबू से मार जाएंगे। रूहानी अपने रोक में आ जाती है, तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉल अटेंड करती है। सामने से निकिता जी की आवाज आती है, लगता है दिल्ली जाके आप भूल गई है कि आपकी एक माँ भी है, या फिर आपको वहाँ का ऐशो आराम कुछ ज्यादा ही भाग गया है जो आप भूल गई है कि आपको किस काम के लिए वहाँ भेजा गया है। रूहानी उनको जवाब देते हुए बोलती है, नहीं नहीं मालकिन, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही मैं डॉक्टर साहब को लेके आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने उन्हें मना लिया। वो तो उन्हें यहाँ कुछ जरूरी काम है इसलिए वो यहाँ रुक रहे हैं, वरना तो मैं कब का उन्हें ले आती। रूहानी की बात सुन के निकिता जी की खुशी जा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो के बोल के कॉल कट कर देती है। रूहानी एक नजर अपने फोन को देखती है और नामे सिर हिला के बालकनी में चली जाती है। उसकी आंखों में एक नमी छाई हुई थी। वो कुछ देर वहीं बैठे रहती है। लंच टाइम पे वो उठती है और किचन में जाके लंच रेडी करने लगती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ रूहानी की आंखें हाम थी, वही सिंह विला में मातम पसरा हुआ था। राहुल की हाफ डेड बॉडी मिल चुकी थी। उसके पिता का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वहीं उसकी माँ एकदम शांति से अपने काम में लगी हुई थी। अपनी वाइफ को ऐसे शांत देख मिस्टर सिंह को फिक्र होने लगती है। वो उनके पास जाके बोलते हैं, जानकी आज हमने अपना इकलौता बेटा खो दिया और फिर भी तुम इतनी शांत कैसे हो, क्या तुम्हें जरा भी गम नहीं हमारे बेटे की मौत का। उनकी बात सुन के जानकी जी बोलती है, गम तो है मुझे, लेकिन उस घटिया इंसान की मौत का नहीं, बल्कि इस बात की मैंने अपनी कोख से एक सपेरे को जन्म दिया था। मुझे इस बात का हमरा गम रहेगा कि मैंने इतने घटिया इंसान को अपनी कोख में रखा। उसके लिए दर्द से है। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने पहली बार किसी लड़की की इज्जत लूटी थी। और आप किस बात का मातम मना रहे हैं? अरे शुक्र मनाए उस इंसान का जिसने आपके बेटे का ये हाल किया, उसे मुक्ति दी है इस दुनिया से, इस धरती से कुछ बोझ कम किया है। जानकी जी बोले जा रही थी, वही उनके पति विश सिंह गुस्से से लाल हो रहे थे। वो गुस्से में जानकी जी पे हाथ उठा देते हैं और उनके गले को पकड़ते हुए बोलते हैं, वो मेरा बेटा है और उसने कुछ गलत नहीं किया, लटका तो होती ही हम मर्दों का दिल लगाने के लिए है, और जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये सब किया है उसको तो मैं इसी दुनिया में नरक के दर्शन करवाऊंगा। विश जी वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जानकी जी अपने गाल पे हाथ रख के बोलती है, काश आपने ये थप्पड़ अपने बेटे को लगाया होता तो आज उसकी ये दुर्दशा नहीं होती, वो जिंदा होता। लेकिन कमी तो मुझ में है कि मैं आज तक आपकी हर सही गाकर बात को मानती रही, कभी आपके खिलाफ नहीं उठ पाए। भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि देना, वरना किसी दिन उनकी ये गलत सोच लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करने की सोच एक दिन ले डूबेगी। विश जी अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि राहुल की बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। बाकी के टुकड़े भी पुलिस कलेक्ट कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनके बेटे को जिंदा ही काटा गया है। ये सुन के तो सबके रोकते खड़े हो जाते हैं। एक पल को तो डॉक्टर भी डेड बॉडी की हालत देख के सुन पड़ गए थे। विश जी डेड बॉडी लेके घर आ जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अपने बेटे की चिता को अग्नि देते हैं और उस चिता की अग्नि में हाथ डाल के बोलते हैं, कसम है मुझे तेरी मौत की मेरे बेटे, मैं तेरी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। जिसने भी तेरी ये हालत की है उसके तो मैं खुद अपने हाथों से टुकड़े करूंगा। ऐसी हालत करूंगा उसकी कि उसकी 7 पुश्ते उसे जन्म देने से पहले 7 बार सोचेंगे। वही आरव अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था कि चिरा उसके पास भागता हुआ आता है और उसके सामने अपना तप कर देता है। आरव सामने चलती वीडियो को देखता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। विश सिंह ने अपने बेटे राहुल की चिता को अग्नि दी, लेकिन उसकी मां जानकी ने राहुल की शकल भी नहीं देखी क्योंकि उन्हें नफरत हो गई थी अपने बेटे की हरकतों को जान के। ना ही उन्होंने उसकी शकल देखी और ना ही उसकी मौत पे एक भी आंसू बहाया। लेकिन विश जी जो कि अपनी बेटे से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बेटे के कातिल को सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तों की रूह काम जाएगी। वही आरव अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, तभी चिराग उसके केबिन में आता है और टैब को उसके सामने कर देता है। टैब में चल रही वीडियो को देख के तो आरव की आंखें ही छोटी हो जाती है। वो चिराग को टैब वापस कर देता है और आंखें छोटी करते हुए बोलता है, गार्ड्स भेजो, वहां अभी के अभी।
चिराग ये सर बोल के वहां से चला जाता है। चिराग के जाने के बाद रूहानी आरव के ऑफिस आती है। उसका लंच लेके रूहानी मुंह बनाते हुए अंदर आती है और लंच को टेबल पे रख के जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी आरव की सुबह के हरकत से नाराज थी। ना जाने क्यों उसे आरव का जिद करना पसंद नहीं आया। वो एक पेपर आरव की टेबल से उठाती है और उस पे कुछ लिख के उसे आरव के सामने रख देती है। उस पेपर में लिखा था, आपका लंच रेडी है, रख दिया है, खा लीजिए। और ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि मैं आपकी सुबह की धमकी से डर गई इसलिए लंच बना के लाई हूँ। वो तो आप मेरे भाई का इलाज करने के लिए मान गए हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए लंच बनाया था, वरना तो आपकी उस -2 इंच की धमकी से तो मेरी जूती भी ना डरे। आरव पेपर पे लिखी बातें पढ़ता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने मन में सोच रहा होगा, क्या मेरा खौफ कम हो गया है क्या? जो ये लड़की मुझसे डरती ही नहीं, लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन ये लड़की मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। रूहानी उसके केबिन से जाने लगती है कि पीछे से उसे आरव की तिड़कती भड़कती आवाज आती है। वो बोल रहा था, एक कदम भी और आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रूहानी मुस्कुराती हुए पीछे मुड़ती है और बोलती है, ऐसी गलत फहमी नहीं पालते डॉक्टर साहब। आपको ये क्यों लगता है कि आप में रत्ती भर भी अच्छाई है जो आप बुरे होंगे? और रही बात रुकने की, नहीं रुकना मुझे आपकी ये कोयले जैसी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो गुड बाय, मैं वापस जा रही हूँ। और अगर तुम ये से बिना मुझे लंच करवाए गई तो मैं राजस्थान जाने से मना भी कर सकता हूँ। सोच लो, चॉइस तुम्हारी है। आरव एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है। रूहानी उसकी बात सुन के गुस्से से पीछे मुड़ती है और उसके पास जाके बोलती है, तो अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे? तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी समझ सकती हो, आरव जवाब देता है। रूहानी को उसकी स्माइल देख के इरिटेशन हो रही थी। वो अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, पहली बात तो ये कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ, तो ये अपनी धमकी अपनी पॉकेट में रुमाल बना के रख लीजिए, नोट साफ करने के काम आएगी। और अगर आपने मेरे साथ जाने से मना किया ना तो क्या करोगी तुम, बोलो? आरव पूछता है। मैं इतनी जोर से रोऊंगी कि यहाँ बाढ़ आ जाएगी और आपकी ये एफिल टावर जैसी हाइट भी आपको नहीं बचा पाएगी। आपका ये ताजमहल जैसा ऑफिस डूब जाएगा और फिर आप इस चेयर पे बैठ के स्विमिंग करते रहिएगा। फिर जब नदी बन जाएगी तो मैं आपको धक्का दे दूंगी और आप पहुंच जाएंगे सीधे राजस्थान। लेकिन लेके तो मैं जाऊंगी ही आपको। आरव उसकी बिना सिर पैर की बात सुन के उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। उसके दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा होगा, धन्य है आप माता। आपके चरण कहाँ है? आरव उसका हाथ पकड़ के उसे टेबल की ओर ले जाता है और उसे बैठते हुए खाना सर्व करने को बोलता है। रूहानी आड़े टेढ़े मुंह बना के उसको खाना सर्व कर देती है। कुछ देर में दोनों का ही लंच हो जाता है, क्योंकि रूहानी ने भी लंच नहीं किया था और खाना देख के उसकी भूख भी वंदे भारत बन गई थी। लंच के बाद रूहानी जाने लगती है कि आरव भी उसके साथ जाने लगता है। रूहानी उसको सवालिया नजरों से देखती है, लेकिन आरव बेचारा एटीट्यूड का मारा कुछ बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है। 5-6 इंच की रूहानी मेढक की तरह उछलते हुए 6-4 के डेविल के पीछे भागती है। कुछ देर में दोनों विला में होते हैं। आरव और रूहानी अंदर जाते हैं और सामने हॉल का नजारा देख के आरव की आंखें एज यूजुअल छोटी हो जाती है। मुझे लगता है कि आरव को कुछ दिखता नहीं होगा, इसलिए वो आंखें छोटी करके देखने की कोशिश करता होगा। लेकिन रूहानी समझने की कोशिश कर रही थी, ओ भाई साहब यो के बवाल से। हॉल में आरव की लाइफ के राहु केतु एक दूसरे से महाभारत वाली लड़ाई लड़ रहे थे। दरअसल उस टैब में जो वीडियो प्ले हो रही थी वो एयरपोर्ट की थी, जिसे आरव के गार्ड्स ने भेजा था, जो कि उसने आहान और राहुल की सिक्योरिटी के लिए लगाए थे। वो दोनों अपना काम खत्म करके बिना आरव को इन्फॉर्म किए ही इंडिया आ गए थे, लेकिन गार्ड्स ने आरव को बता दिया था, इसलिए आरव ने उनके के लिए गार्ड्स को एयरपोर्ट भेजा था, उन्हें सीधा विला डिलीवर करवाने के लिए। और इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो रही थी। आहाना राहुल को घूरते हुए बोलता है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है ना। कल तू उस छिपकली श्रेया को बताता कि हम इंडिया जा रहे हैं और ना ही हमारे उस जल्लाद भाई को पता चलता कि हम यहाँ आ रहे हैं। कितना अच्छा प्लान बनाया था, कुछ दिन बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे। लेकिन फिर यूएसए की तरह अपने इन काले काले मुस्तंडों को भेज दिया है उसने हमें कैद करने के लिए। आहान अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, क्योंकि उसने डोर पे खड़े आरव को नहीं देखा था। लेकिन राहुल तो आहान की होने वाली हालत को सोच के खुश हो रहा था। राहुल को उसकी बात का जवाब ना देता देख आहान उसके माथे को छूते हुए बोलता है, तेरी तबीयत तो ठीक है? आज पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ कहा हो और तूने रिएक्ट ना किया हो। सांप तो नहीं सूंघ गया तुझे? राहुल आहान को एक आंख मार देता है और उसकी मुंडी पकड़ के डोर की ओर कर देता है। आहान जो कि राहुल के ऊपर चढ़ के उसे कूट रहा था, वो एकदम से एक अच्छे बच्चे की तरह उठ के अटेंशन पोजीशन में आ जाता है। राहुल भी उसके बगल में खड़ा हो जाता है। वो दोनों आरव को बोलने के लिए बहाना सोच ही रहे थे कि उनकी नजर साथ में खड़ी रूहानी पे जाती है। रूहानी को देख के उनकी आंखें चमक उठती है।
लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन देख के आरव को समझ आ जाता है कि उसके दोनों ठरकी भाई अपना दबा हुआ टैलेंट दिखाने वाले हैं, जो कि उनमें कूट कूट के भरा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सुंदरी, परम सुंदरी। वो दोनों रूहानी की ओर बढ़ते हैं कि उससे पहले ही आरव उनके आगे आ जाया है और दोनों को अपनी जलती निगाहों से देखता है। आरव की हरकत देख के आहान और राहुल दोनों के दिमाग में खुराफाती एटम बॉम्ब फूटने लगता है। दोनों ही आरव के गले में हाथ डाल के उसे अपने पास के आते हैं और बोलते हैं, छोटे ये सुंदरी कौन है? लेकिन जो भी है, हमारे दिल पे तो बिजलियां गिरा रही है। लेकिन अगर तुझे पसंद है तो हम भाई वाला प्यार कर लेंगे उससे। आरव दोनों के गले पकड़ लेता है और उन्हें सोफे पे गिरा के उनका दम निकलते हुए बोलता है, उसके बारे में सोचिएगा भी मत, वरना मैंने तो सिर्फ गला पकड़ा है दबाने को, वो तो सीधा मुंडी ही अलग कर देगी। वैसे भी ये इंडिया है और यहाँ खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है, तो कहीं और जाके अपना मुंह मारिया। अगर उसके आसपास भी दिख गए ना आप दोनों मुझे, तो मॉम डैड को बोल के आप दोनों की शादी करवा दूंगा। फिर करते रहिएगा, अल्लाह के नाम पे उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे, मेरी घरवाली को उठा ले ताकि मैं बाहर वाली के पास जा सकूं। आहान और राहुल दोनों ही समझ गए थे कि उनके छोटे का दिल इस परम सुंदरी पे आ चुका है और यही कन्या उन दोनों को ताऊजी बनाएगी। इसलिए दोनों मन ही मन रूहानी को अपनी भाभी मान लेते हैं। आरव भी उन दोनों को छोड़ देता है। फिर रूहानी के पास जाके बोलता है, ये दोनों मेरे बड़े भाई है, एक नंबर के लड़कीबाज, इसलिए इनसे दूर रहना, और अगर फिर भी 3-5 करे तो राहुल वाली बैंड इनकी भी बजा सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और चाहो तो चूहे मारने की दवाई भी यूज कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना तीनों, अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो आप तीनों फिर किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लायक नहीं बचेंगे। याद रखिएगा 10 फीट की दूरी है जरूरी, और तुम खाना भी सिर्फ मेरे लिए बनाएगी, इन दोनों के लिए सर्वेंट है। आरव अपना फरमान सुना के ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। वही विश सिंह अपने कमरे में बैठा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि राहुल कल रात एक पार्टी में गया था, वही कुछ हुआ है उसके साथ, क्योंकि पार्टी के बाद वो पार्टी हॉल से बाहर आया ही नहीं, वो वहीं से गायब हो गया था। शायद किडनैपर भी वही होगा, लेकिन उस पार्टी से उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे किसी को शक किया जा सके। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी चेक जारी, फिर भी कुछ पता नहीं चला। विश सिंह उसकी बात सुन के जवाब देता हुआ बोलता है, मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए, अगर इस बार कोई क्लू नहीं ला पाओ तो खुद को गोली मार लेना। असिस्टेंट बेचारा चुपचाप वहां से खिसक लेता है। और इसी के साथ चैप्टर 50 यही समाप्त होता है। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, थैंक यू।